हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिद्धार्थ एडटेक चैनल। आज हमारी तीसरी क्लास है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट की। तो पहली क्लास में हमने देखा था कि एग्रीकल्चर रिलेटेड कितना डेटा था हमारे पास में, क्या क्या नंबर्स आए हैं, किस चीज़ में बढ़ोतरी हुई है, किस में चीज़ें कम हुई हैं। हमने ये सारा डेटा देखा था और उसे समझा था। सेकेंड क्लास में हमने देखा था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स है हमारे पास में। आज हम थोड़ा आगे इस चैप्टर को देखने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, उसी के एस्पेक्ट्स हैं, बट लेट अस सी कि उसके और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। ऑलराइट, so we were going through agriculture and today we are going to study regarding horticulture। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हॉर्टिकल्चर और फार्मिंग में डिफरेंस क्या है। देखिए, इशू सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में ये आता है कि बेसिकली वो क्या गलती करते हैं, वो याद कर लेते हैं चीज़ों को पर वो समझने की कोशिश नहीं करते। तो इस चीज़ को तो हर किसी ने रट लिया है कि हॉर्टिकल्चर एक डिपार्टमेंट है और उसकी क्या क्या स्कीम्स होती हैं, बट कभी इसे हमने डिटेल में समझने की कोशिश नहीं की कि एक्चुअली हॉर्टिकल्चर है क्या और वो फार्मिंग से अलग कैसे है। इज इट अ पार्ट ऑफ फार्मिंग, क्या वो एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा है। तो जो ऐसे बेसिक टर्म्स होते हैं ये अक्सर आपको इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं और यहीं से आपका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा मैंने इंटरव्यू के स्टूडेंट्स में देखा जो एरर करते थे, जब उनसे हॉबी पूछी जाती थी तो हॉबी में यूजुअली वो क्या कहते थे कि ट्री प्लांटेशन है उनकी हॉबी। क्या कहा गया? ट्री प्लांटेशन है। किसी ने कहा कि मेरी हॉबी फार्मिंग है, ठीक है। किसी ने कहा मेरी हॉबी गार्डनिंग है। यूजुअली ये तीन टर्म्स का यूज होता है, फार्मिंग, गार्डनिंग एंड ट्री प्लांटेशन, जब वो अपनी हॉबी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। बट जब रियलिटी में उनसे और डिटेल में अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि इनके भी दो रीजंस है। फर्स्ट, कि दे वर फेकिंग देयर हॉबीज, उन्होंने बस ऐसा सोचा कि मैं कुछ बोल देता हूँ, ये बोलना कि मेरी कोई हॉबी नहीं है उससे अच्छा होगा कि मैं कोई भी ऐसा नाम ले लेता हूँ। सो यूजुअली दे डू दिस थिंग। सेकेंड रीजन ये होता है कि उन्हें खुद को डिफरेंस नहीं पता कि वो ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं या वो फार्मिंग कर रहे हैं या वो गार्डनिंग कर रहे हैं। तो ये सभी की डिटेल्स जो है वो आपको इंटरव्यू की जो सेपरेट क्लासेस हो रही है उसमें भी समझने को मिलेगी। बट अभी हम इसे इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। सो बेसिकली हॉर्टिकल्चर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बागवानी, हिंदी में वर्ड क्या है? बागवानी। तो वहां से तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि बागवानी क्या होता है। तो हॉर्टिकल्चर में ऐसी खेती की जाती है जिसमें क्रॉप्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। क्रॉप्स से यहाँ पर मेरा बोलना है कि जितने भी हमने ग्रेन्स स्टडी किए थे, हमने ऑयल सीड्स स्टडी किए थे, हमने इसके अलावा कॉटन देखा था, शुगर केन देखा था, तो हम इन सब को एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं और हॉर्टिकल्चर में हम दूसरी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जैसे कि फल, सब्जियां, फूल, इन सब की भी खेती होती है, तो इन सबको एग्रीकल्चर में इंक्लूड किया जाता है। एक बार मैं आप सभी को शॉर्ट में इनके टाइप्स जो है वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो हम सब्जियां उगाते हैं उसे कहा जाता है ऑलेरिकल्चर, ठीक है। ये शब्द अगर आप नहीं भी याद रखेंगे देन इट्स ओके। कभी कभार ऐसे वर्ड्स जो है वो डायरेक्टली प्री में पूछ लिए जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि आपने सुना होगा पिसिकल्चर है, सो यू शुड नो व्हाट इज पिसिकल्चर, व्हाट इज विटिकल्चर। जितने भी ऐसे नेम्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, वो प्रभात सर ने अपनी इकोनॉमी की क्लास में कवर किया हुआ है। तो वो क्लास आप एक बार देख सकते हैं, वहां से आपको ओवरऑल पूरा आइडिया लग जाएगा कि एग्रीकल्चर में अलग अलग टाइप के कल्चर्स क्या क्या होते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम फल सब्जियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सब्जियों को किस में इंक्लूड करते हैं? ऑलरिकल्चर में। अगर हम सिर्फ फलों की खेती कर रहे हैं, अगर हमारे बाग है जिसमें हमने अनार उगा रखे हैं, हमने अमरूद लगा रखे हैं, तो ऐसे बागों को क्या कहा जाता है कि आप क्या कर रहे हो? यू आर डूइंग पोमोलॉजी, कि आप बेसिकली पोमोलॉजी कर रहे हो। दैट मीन्स कि यू आर ग्रोइंग ट्रीज दैट गिव अस फ्रूट्स। ऑलराइट, इसी तरीके से होता है फ्लोरिकल्चर। तो नाम से पता चल रहा है फ्लोरी, फ्लावर। तो फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? फूल उगाए जाते हैं।
ऐसे फूल यूजुअली ज़्यादा उगाए जाते हैं जिनका कमर्शियल पर्पस हो, जैसे कि मंदिरों में सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले फूल कौन से होते हैं? गुलाब के फूल, गेंदे के फूल। इसी के साथ साथ अभी श्रावण महीना चल रहा है, तो आप जानते होंगे कि हर सोमवार को सुबह सुबह उठते ही आप सब बेल पत्र का जो पेड़ है उसकी खोज में लग जाते हो, क्योंकि आपको भी बेल पत्र चाहिए कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर उसे चढ़ा सके। ठीक है, तो इसी तरीके से जो फूलों की खेती की जाती है कमर्शियल पर्पस से, इनका पर्पस क्या है? फूलों की खेती करके जितने भी फूल है वो उसे बेचेंगे और उसके थ्रू उनकी इनकम जनरेट होगी, तो हम उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये सभी क्या है? हॉर्टिकल्चर के टाइप्स है, प्रकार है उसके। ठीक है, इसी तरीके से जो लास्ट आता है ये है लैंडस्केप गार्डनिंग। अब लैंडस्केप गार्डनिंग है वो डायरेक्टली इनकम जनरेटिंग नहीं है। कैसे, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, लैंडस्केप गार्डनिंग में बेसिकली क्या होता है, ऐसे लोग जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है तो वो अपना खुद का एक गार्डन बनाते हैं और उसकी वो प्लानिंग करते हैं। तो उसके लिए स्पेशल एक ये डिग्री भी होती है लैंडस्केप डिज़ाइनिंग में, जहाँ पर उन्हें यही सिखाया जाता है कि कैसे किस तरीके के फूल आप यूज़ कर सकते हो, किस तरीके के प्लांट्स आपको लगाने चाहिए, कि जैसे आपने बाउंड्री वॉल में डिज़ाइन देने के लिए कौन से प्लांट्स लगाए हैं। फिर आपने एंट्री की तो वहाँ पे देखिए जैसे ये सीढ़ियाँ बना रखी है चलने के लिए, तो ये पाथवे बनाया, यहाँ पे उन्होंने बैठने की व्यवस्था की है। देखिए यहाँ पर इस प्लांट को कैसे शेप दिया है, उसे कट करके पूरा एक आकार दिया हुआ। तो ये क्या है? ये ब्यूटिफिकेशन है ऑफ योर गार्डन। तो जिनके पास काफ़ी सारा फंड होता है वो अक्सर ऐसे लोगों को हायर करते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो अपने लिए इनकम नहीं जनरेट कर रहा है। अगर मान लीजिए मेरे पास इतनी ज़मीन है कि मैं अपना खुद का गार्डन बनवा रही हूँ किसी को पैसे देकर कि आप मेरे गार्डन का ब्यूटिफिकेशन करिए, तो पैसे मुझे नहीं मिल रहे बिकॉज आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस, बट जिसने डिजाइनिंग की है उसका सोर्स ऑफ इनकम है। सो वी काउंट दिस ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसी तरीके से अगर आप अपने टेरेस पर गार्डनिंग कर रहे हैं, बेसिकली हम उसे किचन गार्डन के नाम से जानते हैं, कि आपने अपने टेरेस पे भी छोटे छोटे हर्ब्स लगा रखे हैं, पुदीना हो गया, बेसिल हो गया, ऑरिगेनो हो गया, ऐसी चीज़ें जो आपको डेली आप यूज़ करते हैं अपने खाने में, तो आप ताज़ा उनको तोड़ते हैं हर्ब्स को और फिर आप अपने खाने में उसे ऐड करते हैं। तो अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं तो होता तो वो भी हॉर्टिकल्चर में ही है, बट इट इज़ नॉट कमर्शियल। आप उससे इनकम नहीं जनरेट कर रहे हो, आप उसे बेच नहीं रहे हो। ठीक है, तो हम उसे कमर्शियल फॉर्म में इंक्लूड नहीं करते, वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए है। ऑलराइट, तो यहीं से हमने समझ लिया है डिटेल में टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। एक बार मैं आपको इसकी इमेजेस भी दिखा रही हूँ, तो आगे कभी आप इस टॉपिक को भूलोगे नहीं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था पोमोलॉजी में क्या है, सारे फ्रूट्स इंक्लूड हो चुके हैं। देन वी हैव ओलेरीकल्चर, जिसमें क्या है, फल फल नहीं केवल सब्जियां इंक्लूड होगी। ओलेरीकल्चर में क्या होगा, केवल सब्जियां इंक्लूड होगी। ऑलराइट, इसी तरीके से आता है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो हम भगवान को चढ़ाते हैं उसके लिए फूल यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं। ऑर्नामेंटल यानी कि आप उनको यूज़ कर रहे हो, आप शादी के प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, डेकोरेशन के लिए। आपने देखा होगा सेंटर टेबल पे एक बुके रखा होता है, आप किसी को बुके ऑफ फ्लावर्स गिफ्ट कर रहे हो, तो वो भी यूजुअली ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं। ट्यूलिप्स है, बहुत ज़्यादा चलते हैं, लिलीज है, वो बहुत ज़्यादा चलती है। इस तरीके से हमें जब किसी को बुके देना होता है, सो दे आर वेरी हाई इनकम जनरेटिंग सोर्सेज। टॉपिक मैं आपको डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान में पर्टिकुलरली हॉर्टिकल्चर का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। देखिए, राजस्थान में पानी की कमी है, आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में, तो वहाँ भी आप समझोगे कि हाँ, हम सब इस बात को जानते हैं कि पानी की तो कमी है। ऐसे में कमर्शियल क्रॉप्स की जब खेती होती है, ग्रेन्स की, जिन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो अगर हम वो नहीं उतना जनरेट कर पाते तो एज एन ऑल्टरनेटिव हम हॉर्टिकल्चर को प्रेफर कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास ज़मीन है, उतना पानी नहीं है, तो हम उसके ऑल्टरनेट में क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसे में हॉर्टिकल्चर का स्कोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है,
इसी के साथ हम आगे देखते हैं, ये है लैंडस्केप आर्किटेक्चर। देखिए कैसे डिजाइनिंग की हुई है आपने, ये सब आप देख रहे हो। इस तरीके से जो बड़े बड़े पार्क्स बन रहे हैं आजकल, जैसे द्रव्यवती नदी के किनारे भी एक पूरा पार्क बनाया गया है, उसे डेवलप किया गया है। थोड़ा बहुत उसका आइडिया लिया गया था जो गुजरात में साबरमती रिवर प्रोजेक्ट था, ठीक है, वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिली है। बट इतना सक्सेसफुली शायद वो राजस्थान में अप्लाई नहीं कर सके, क्योंकि आज भी द्रव्यवती नदी का जो पानी है वो पूरा काला है और उसमें से बदबू आती है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं पर जो एप्लीकेशन है वहाँ पर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव इज ऑफ पिंजौर गार्डन, ठीक है। पिंजौर गार्डन है, चंडीगढ़ के पास में है, बट इट्स एक्चुअली इन हिमाचल। सो अगर कभी किसी ने वहाँ विजिट किया है, या आप ऑनलाइन भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं जिन्हें बनाया जाता है, वहाँ पर काफ़ी सारे फूल पौधे उगाए जाते हैं। इनफैक्ट पिंजौर गार्डन की सबसे अच्छी बात ये भी मुझे लगी कि वहाँ पर ताज़ा फ्रूट्स का आपको फ्रूट चाट बना कर देते हैं। आपके सामने लोग पेड़ों से फ्रूट्स को तोड़ रहे होते हैं। सिर्फ ऑथोराइज्ड पीपल को परमिशन होती है, अगर आप टिकट लेके एंट्री करके अंदर गए हैं, आप डायरेक्टली फलों को नहीं तोड़ सकते। सिर्फ जो वहाँ के वर्कर्स हैं जिनके पास आईडी कार्ड है वही उन फलों को तोड़ सकते हैं। उन फलों को आपके सामने ही वो वॉश करते हैं, उन्हें छीलते हैं, काटते हैं, और एक पूरा फ्रूट चाट का आपको बास्केट बनाकर दिया जाता है। इससे बेटर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप देखिए, एक बार का इन्वेस्टमेंट था और अब टिकट्स लेके लोग आते हैं और उनके लिए इनकम भी जनरेट हो रही है, प्लस काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। क्योंकि आप देखिए कि इतने बड़े एरिया में जब आपको बागवानी करनी होती है तो आपको मैन पावर भी उतना ही चाहिए। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसी एक्टिविटीज से। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट लैंडस्केप फार्मिंग। मूविंग ऑन, आपसे मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉर्टिकल्चर के बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। तो हम इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, हॉर्टिकल्चर क्या, फूड है डायरेक्टली। सबसे बड़ा बेनिफिट तो है कि वो हमें खाना दे रहा है, सप्लीमेंट खाना है बट इट इज एक्चुअली फूड। तो देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, नट्स, बेरीज, वेजिटेबल्स। अब सब्जी के बिना तो आपका खाना अधूरा ही है, जिसे हम एक कंप्लीट मील कहते हैं कि पौष्टिक खाना। उसमें अन्न तो होता है शामिल, बट उसके साथ में हरी सब्जियां या दूसरी सब्जियां जो होती है वो भी शामिल होती हैं। इसी के साथ कहा जाता है कि जो फ्रूट्स एंड नट्स और बेरीज होती है वो एक बहुत अच्छे सोर्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, एंड आपके सप्लीमेंट के तौर पे वो काम करते हैं। सप्लीमेंट इन द फॉर्म कि किसी भी प्रकार के वाइटमिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जब कमी होती है तो डॉक्टर्स अक्सर बोलते हैं कि आपको सो एंड सो फ्रूट खाना चाहिए, राइट। तो एक तरीके से तो ये क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। दूसरा, हॉर्टिकल्चर ऑर्नामेंटल वर्क कर रहा है। कैसे? तो सबसे पहले तो अम्यूजमेंट प्लेसेस, जैसे मैंने आपको बताया पिंजौर गार्डन के बारे में, इसी तरह से मैसूर गार्डन है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। उसे हम स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जैसे फूल जैसी रौनक स्विट्जरलैंड में होती है, कुछ ऐसी ही मैसूर में भी देखने को मिलती है। तो ऐसे प्लेसेस आप बना सकते हो, तो वो लोगों के लिए एज एन एंटरटेनमेंट भी वर्क करता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, प्लस स्टेट के लिए उससे रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। ऑलराइट, अनदर एस्पेक्ट इज योर हॉबी, कि आप उसको अपनी हॉबी बना सकते हो। हॉबी से ये फायदा है कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप कभी अगर आप में से किसी को भी एंजाइटी हो या आप स्ट्रेस में रहते हो, जस्ट गिव इट अ ट्राई, ठीक है। मैं कमर्शियल खेती की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप थोड़ी बहुत गार्डनिंग करके देखिए। एंड गार्डनिंग जब आप करें तो आप अपने बैर हैंड्स से उसे करिए। जब आपको सॉइल का टेक्सचर जो है अपने हाथों पे लगता है, यू डोंट नो, आपको रियलाइज नहीं होगा, बट योर बॉडी रिएक्ट्स टू इट इन अ पॉजिटिव मैनर, और धीरे धीरे आपकी एंजाइटी भी उससे रिड्यूस हो जाती है और आपका स्ट्रेस लेवल है वो भी इससे रिड्यूस होता है। सो इट इज़ अ वंडरफुल फॉर्म ऑफ हॉबी। आप होम गार्डनिंग भी कर सकते हो, आप वेजिटेबल गार्डनिंग भी कर सकते हो। वेजिटेबल गार्डनिंग ज़्यादा अच्छी इसलिए लगती है कि आपको उसमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आपको दिखता है कि अच्छा, मैंने टमाटर का पेड़ लगाया था, टमाटर लग गए,
फिर जब आप अपने ही गार्डन के टमाटर्स को तोड़कर आप खुद उन्हें खाते हो या आपके परिवार के लोग उसे कंज्यूम करते हैं, तो एक अलग ही लेवल की आपको खुशी मिलती है. सो समवेयर इट एक्ट्स इन अ गुड वे फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, तो उससे आपका इम्प्रूव हो ही रहा है. एंड यू कैन ऑल्सो डू होम गार्डनिंग में बेसिकली हम क्या इंक्लूड करते हैं कि हमने जो फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए, या कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लावरिंग नहीं भी होते हैं, ठीक है, दे आर जस्ट फॉर शो पर्पस. जैसे कि आपने देखा होगा कि एक रबर प्लांट आजकल है, सकलेंट्स है, हम बहुत ज़्यादा सकलेंट लगा रहे हैं, जेड प्लांट है, मनी प्लांट है, तो ये सब हम घरों में लगा सकते हैं. इसके अपने खुद के भी बेनिफिट्स है और ये गार्डनिंग करने से हमारी हेल्थ को भी बेनिफिट्स है. ऑलराइट, अनदर एस्पेक्ट इज द एम्प्लॉयमेंट. जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हॉर्टिकल्चर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है. तो एम्प्लॉयमेंट किस किस सेक्टर में हो सकता है? फार्म मैनेजमेंट में, कि आपका जो फार्म है जहाँ पे आप हॉर्टिकल्चर की खेती कर रहे हो वहाँ पर आप लोगों को हायर कर सकते हो. उसके सेल्स मैनेजमेंट में देखिए, आपको कंपनीज से जुड़ना पड़ेगा. सेल्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसको बेचोगे, आप मंडी में जाकर किसको बेचने वाले हो, मुझे सही प्राइस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसी के साथ में बहुत ही नया और अच्छा कंसेप्ट आया है कि ऐसे फूल जो गल गए हैं या फिर जो सूख चुके हैं, मान लीजिए किसी कारण से जो भी मेरी फूलों की खेती हुई है मैं उसे मंडी तक नहीं पहुंचा सकी, उससे पहले ही मेरे फूल मुरझा गए, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? क्या मेरा सब कुछ जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो वहीं पे खत्म हो जाएगा? नहीं, तो उससे आगे भी मेरे पास स्कोप है. उन फूलों को मैं सुखा सकती हूँ और सुखाने के बाद ऐसी भी कंपनीज है जो इन्हें सोर्स करती है. दे वांट ड्राइड फ्लावर्स. क्यों चाहिए होते हैं सूखे हुए फूल? क्योंकि उनका भी अपना ही एक बिजनेस सेक्टर है. सूखे हुए फूलों से धूप बनती है, अगरबत्ती बनती है, उसे हम ऑर्गेनिक मैन्योर में भी यूज़ कर सकते हैं. तो आपकी खेत में जो भी चीज़ें हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती. आप खुद भी अपने आप जितने भी सूखे हुए फूल हैं उनसे घर में धूप बना सकते हैं. ऑलराइट, तो दिस इज सेल्स मैनेजमेंट. अदर देन दैट रिसर्च एंड एक्सटेंशन में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है. तो रिसर्च किस बात की होगी? नई वैरायटीज लाने की रिसर्च होगी. मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि क्लाइमेट रेजिस्टेंस, ठीक है, हमें ऐसी क्रॉप वैरायटीज डेवलप करने की ज़रूरत हो कि जो हमारे प्रेजेंट क्लाइमेट को सहन कर सके, कम पानी में भी अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, हमें ऐसी खेती की ज़रूरत है. स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट राजस्थान जहाँ पे बहुत पानी की कमी होती है, तो यहाँ पर तो ये टाइम आ चुका है कि नई क्रॉप वेराइटीज को इंट्रोड्यूस किया जाए जो कम पानी में भी सरवाइव कर लेती है. तो उसके लिए आपको चाहिए रिसर्च. ऑलराइट, एंड द लास्ट एप्लीकेशन इज इन इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री में हम कैसे यूज कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड्स. तो पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में कैसे यूज हो रहा है? आपने कुछ पौधों का नाम सुना होगा, जैसे कि लेमन ग्रास होता है, यूकलिप्टस का ऑयल यूज होता है. ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनसे मच्छर भागते हैं, ठीक है. तो इनका उपयोग कहाँ है? ऐसे पेड़ों को उगाया जाता है और फिर इन्हें सेल किया जाता है उन कंपनीज को जो मॉस्किटो रिपेलेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. जैसे कि ओडोमॉस है, गोदरेज का खुद का एक है, कुछ 9 to 5 ऐसे कुछ एक प्रोडक्ट आता है कि बस आपको उसको रोल करना है, 4 डॉट्स कहा जाता है. तो आप शरीर में कहीं भी 4 जगह उन डॉट्स को अप्लाई करिए. अब उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मच्छरों का तो पता नहीं बट इंसान ज़रूर आपसे दूर भाग जाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग उसका ऑर्डर होता है, ठीक है. तो इसी तरीके से पेस्टिसाइड्स के लिए उसी के पर्पस से कुछ पौधों की जो है खेती की जाती है. अदर देन दैट यू कैन यूज दैम इन फर्टिलाइजर्स. ये तो हम सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स में जितने भी हमारे पेड़ पौधे जल चुके हैं, सूख चुके हैं, आप उनको मिट्टी में दबा दीजिए, इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ फर्टिलाइजर, इनटू एन ऑर्गेनिक मैन्योर. एंड लास्ट इज मशीनरीज. अब मशीनरीज में कैसे हॉर्टिकल्चर का यूज हो रहा है? तो आप देखिए कि जो डिस्पोजल्स बनते हैं आजकल, जैसे कि प्लास्टिक पर फिर से बैन आ चुका है, तो प्लास्टिक डिस्पोजल्स अब नहीं बन रहे. सो वी आर गोइंग बैक इनटू टाइम. जब हम क्या यूज़ करते थे? हम पत्तल यूज़ करते थे जो बनी होती थी पेड़ों की पत्तियों से. बड़ी बड़ी पत्तियों को सुखाया जाता था, उसे शेप दिया जाता था
और फिर उनको एक छोटी सी स्टिक से ऐसे टक कर दिया जाता था, एक साथ चिपका दिया जाता था। सो बेसिकली द सेम कंसेप्ट इज कमिंग अगेन, तो हम उसके लिए भी यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मशीनरीज। ऑलराइट, तो यहीं पर हमारा हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, जितनी भी कंसेप्ट्स थे, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। ये बताना आपको ज़रूरी था बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से डिस्कशन किया एंड एवरीवन हैड अ कंफ्यूजन, इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में लिया है। मूविंग ऑन टू द स्कीम्स दैट आर रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर एंड आर मेंशन्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ पर मैं बता दूँ, कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जो कम्प्लीटली न्यू है, मोस्टली दे आर रिपीटेशन ऑफ द पास्ट स्कीम्स। तो सबसे पहले हमारे सामने है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो एनएचएम की हम जब बात करें तो आप वर्ड देख रहे हैं, ये नेशनल है, दैट मीन्स ये राजस्थान की एक्सक्लूसिव स्कीम नहीं है, इट इज रनिंग एट द नेशनल लेवल, सभी स्टेट्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। और राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हम इसे अप्लाई कर रहे हैं? 24। तो 24 ऐसे जिलों को सिलेक्ट किया गया है जहां पर ये स्कीम जो है वो अप्लाई हो रही है। अब इस स्कीम में क्या है उसे भी हम थोड़ा समझते हैं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कब लॉन्च हुई थी। सो इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2005 एंड 6, उस टाइम के बजट में लॉन्च की गई थी एंड इट वाज अ प्लान ऑफ द 10th 5-year प्लान। जो 10th 5-year प्लान था उसका ये एक पार्ट था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। सो वी गॉट टू नो कि ऑर्चर्ड्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं। ऑर्चर्ड्स हम किसके बोलते हैं? ऑर्चर्ड्स ऑफ फ्रूट्स। तो जहाँ पे फ्रूट्स की खेती की गई, फ्रूट्स किस में काउंट होता है? पोमोलॉजी में। तो फ्रूट्स की कितनी हुए? इतना हेक्टर, 3260 हेक्टर, ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ डेटा दिया हुआ है अलग अलग चीजों का कि इतने स्क्वायर मीटर्स तो ग्रीन हाउसेस क्रिएट गए, इतने प्लास्टिक टनल्स क्रिएट किए गए, वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स क्रिएट गई, कितनी? 51 वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स क्रिएट करी गई, ठीक है। लो कॉस्ट ऑनियन स्टोरेज के स्ट्रक्चर्स बनाए गए, 13 पैक हाउसेस एंड कुछ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को भी क्रिएट किया गया। डेटा मैंने आपको शो जरूर किया है ये बताने के लिए कि क्या क्या एक्टिविटीज हुई है, बट इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ऐसा प्रश्न यूजुअली एग्जामिनेशन में नहीं आता कि आपसे पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर कितना क्रिएट किया, कितने एरिया को कवर किया गया। तो पर्टिकुलर स्कीम से तो ऐसा सवाल आज तक आया नहीं है। तो आपको इसे लर्न नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि क्या क्या एक्टिविटीज इस सेशन के अंदर इंक्लूड की गई है। ऑलराइट, दिस इज ऑल यू हैव टू स्टडी। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसे कि नाम बता रहा है, अगेन दिस इज अ नेशनल लेवल स्कीम। तो इस स्कीम के अंडर भी जो बजट हमारा था 2023-24 का, ठीक है, इस ड्यूरेशन के अगर हम बजट की बात करें तो वो था 104 करोड़, ठीक है, लगभग 104 करोड़ का हमारा बजट था। क्या बजट था और किस लिए था? तो इस बजट में जो प्री अप्रूव्ड स्कीम्स थी वो भी इंक्लूडेड थी और जो नई आने वाली स्कीम्स थी वो भी इंक्लूडेड है। इसका टारगेट क्या है? तो जितने भी हमने पहले देखे थे कि एनएचएम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर जितनी भी हमने स्टेट्स देखे थे, ऐसे स्टेट्स में वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर का, उसी के साथ साथ वो वेजिटेबल क्लस्टर्स का भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। किसका? वेजिटेबल क्लस्टर्स। मैं आगे आपको डिटेल में जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तब क्लस्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में भी समझाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक जो है वहीं से ज़्यादा रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर इतना याद रखना है कि वेजिटेबल क्लस्टर्स का डेवलपमेंट किया जाएगा कहाँ पे? इन अर्बन एरियाज। यहाँ पे रूरल की बात नहीं हो रही है, कहा गया है कि अर्बन एरियाज में डेवलप करना है। यहीं पे इसी के साथ साथ कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी डिसाइडेड किए गए हैं कि कुछ हमें सेंटर्स बनाने हैं, जहाँ पे हमने टाइटल दिया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो राजस्थान की ऐसी कौन कौन सी जगह इंक्लूडेड है? तो इसमें झालावाड़ है, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर भी इंक्लूडेड है। जयपुर का ही बस्सी एरिया जो है वो भी इंक्लूडेड है। इसी में सवाई माधोपुर भी है और कोटा पूरी तरीके से नहीं, बट कोटा का एक और पार्ट जो है जिसे हम कहते हैं नानटा के नाम से, वो इसमें शामिल है।
ठीक है, ये सभी जगहों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको ऑप्शंस में देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। इस फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इसी के साथ स्कीम का एक और लक्ष्य है, वो क्या है? दे हैव टू प्रमोट। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रमोशन की बात कर रहे हैं। सो व्हाट आर दे गोइंग टू प्रमोट? दे आर गोइंग टू प्रमोट प्रोटेक्टेड फार्मिंग। ठीक है, हमने पहले भी देखा था फेंसिंग की जा रही थी। सो दे आर प्रमोटिंग प्रोटेक्टेड फार्मिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सरीज। तो आपको पता नहीं कितने लोगों को गार्डनिंग का शौक है, बट जितने भी शौक रखते हैं उन्हें ये आइडिया होगा कि कुछ गवर्नमेंट बेस्ड नर्सरीज होती है। ठीक है, जब मैंने डेटा निकाला था कि राजस्थान में कितनी है, तो ओवरऑल मुझे मिला था कि 6 से 7 नर्सरीज है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ऑलराइट, इन नर्सरीज का काम क्या होता है कि ये जब सही समय आता है तब बहुत सारे ट्रांसप्लांटेशन करते हैं पौधों का। प्रोपोगेशन इज द राइट वर्ड। तो बेसिकली व्हाट दे डू इज प्रोपोगेट। प्रोपोगेट में क्या होता है, आपने गांव में भी शायद ट्राई किया होगा कि जो कलियां होती है उसे काट करके लगाया जाता है मिट्टी में और उस कली से एक और नया पौधा फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर प्लांट, ठीक है, ये आपका प्लांट है जमीन में, तो आपने यहाँ से इसे चॉप ऑफ किया और इसे यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, ये खुद भी एक पौधा बन जाएगा। ठीक है, इट विल ग्रो आउट एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। तो ये नर्सरीज जो है वो पौधों का वितरण करते हैं। वहां पर भी कैटेगरीज ऑफ प्लांट है। कुछ है जो बड़े पेड़ की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आंवला हो गया, अशोक हो गया, फिर पुत्रन जीवा एक नाम से एक मैंने पेड़ सुना था। तो इस तरीके से बहुत सारे पेड़ वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। उनकी हाइट ज़्यादा तो नहीं होती है, आपको जो देते हैं वो तो इतने से रहते हैं। ठीक है, दिस मच दे हैव द हाइट। और उनका प्राइस जो है वो बहुत ही नॉमिनल होता है। सबसे कम प्राइस जो है वो मैंने देखा था कि 5 रुपए में वो पौधा आपको दिया जा रहा था। मैक्सिमम मैंने देखा था वो 15 रुपए का था। तो आप एक पौधा इतने कम प्राइस में गवर्नमेंट नर्सरीज से लेकर जा सकते हैं। सीजन इनका पर्टिकुलर होता है। जो जयपुर की गवर्नमेंट नर्सरी थी वहां पर 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक यूजुअली जो पौधों का वितरण है वो होता है। एंड बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है क्योंकि सब जगह से हर तरफ से लोग आते हैं। अब इतने कम प्राइस में अगर आपको इतने अच्छे पौधे मिल रहे हैं तो जिन्हें भी गार्डनिंग का शौक है वो ज़रूर जाएगा। सो आई बिलीव कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और शायद अब टाइम आ गया है कि उन्हें और ऐसे सेंटर्स जो है वो बढ़ाने चाहिए। बिकॉज पूरे राजस्थान में केवल 6 से 7 नर्सरीज, तो ये तो बहुत ही कम है। सो दे नीड टू इन्वेस्ट मोर इन दिस। सो इसी तरीके से जितनी भी डेवलपमेंट ऑफ नर्सरीज हो रही है वो भी किस में इंक्लूड है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ये सभी नर्सरीज जो है वो बनाई गई है। ऑलराइट, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट स्कीम है, दिस इज क्रूशियल। क्रूशियल बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में आता है इस टॉपिक से। प्रभात सर अपनी क्लास में इसे ज़रूर कवर करते हैं बिकॉज मेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। मैं आपको एक कंसेप्ट बता रही हूँ कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है। शब्द से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, एक तरफ है एग्रीकल्चर, दूसरी तरफ है मार्केटिंग। ठीक है, बट यहाँ पर हम मार्केटिंग से ये मतलब नहीं कर रहे कि हम उसे प्रमोट करें। बेसिकली व्हाट एग्रीकल्चर मार्केटिंग मीन्स कि जो आपने प्रोड्यूस किया है अपने खेतों में, जो इस किसान ने खेतों में प्रोड्यूस किया है, किसी भी माध्यम से वो एंड कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। ठीक है, ये फार्मर सपोज भरतपुर के किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठा है। ठीक है, हम अभी यहाँ पर है जयपुर में। क्या हम यहाँ जयपुर से डायरेक्टली मैं उनको फोन करके बोलूंगी कि मुझे 1 किलो प्याज भिजवा दीजिए या मुझे 1 कट्टा गेहूं चाहिए? क्या मैं ये कर सकती हूँ? इट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो ऐसे वो किस किस को भिजवाएंगे, राइट? तो कोई भी सामान जो हमारे पास आ रहा है ग्रोसरीज का, वो कैसे आ रहा है? From this particular farmer's field, it is reaching to the final consumer. Who is the final consumer? All of us. हम सब मार्केट में जाके सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, हमारे जो ग्रेन्स है, आटा वगैरह लेके आते हैं। कैसे मिल रहा है हमें? हम डायरेक्टली फार्मर को तो अप्रोच नहीं कर रहे,
तो इसके बीच में जितनी भी एजेंसीज होती है, हम उन्हें एजेंसीज कह सकते हैं। जितनी भी पॉलिसीज होती है जो इसके बीच में है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ दिस एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस. So all the agencies, policies or the infrastructure aspect that is included to make the product that has been generated in a farmer's field available to the consumer. That is agriculture marketing. अब इस प्रोसेस को थोड़ा हम समझते हैं कि एक्चुअली में होता कैसे है. देखिए, इन्होंने अपने खेत में कुछ प्रोड्यूस किया है, ठीक है. अब ये फार्मर क्या करेंगे, इन्हें बेचना है, इन्हें तो किसी को भी बेचना है, बस उन्हें थोड़े पैसे मिल जाए, जितना इन्वेस्ट किया था उससे थोड़ा ज्यादा मिल जाए कि उन्हें प्रॉफिट भी हो उस चीज का, राइट. तो ये क्या करेंगे, ये अपना सामान पहुंचाएंगे एक मंडी तक, ठीक है. मंडी क्या होती है, ऐसी बड़ी जगह होती है जहां पर थोक में सामान खरीदा जाता है फार्मर्स से. देखिए यहाँ पर है ना, आई डोंट नो इफ इट विजिबल और नॉट, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं जैसे कि मनु फ्रूट्स. तो यहाँ पे स्टॉल का नंबर दे रखा है. इस मंडी में जगह जगह पे लोग बैठे हैं और वहां पे उन्होंने क्या किया है, नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है. मंडी में भी बोली लगती है कि इस वैरायटी के फ्रूट है तो उनकी क्या रेट लगेगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि खरबूजे की अगर बात करें तो एक मुस्कान वैरायटी ऑफ खरबूजा होता है, तो वहाँ पे बोली लगाई जाती है कि ये जो मुस्कान खरबूजा है वो मैं इतने रुपए में बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है. फार्मर बोलता है, सामने जो मंडी में खरीदने वाला इंसान है वो भी बोली लगाएगा. तो इस तरीके से दोनों में निगोशिएशन होता है और एक जो है वो रेट वो फिक्स की जाती है. ऑलराइट. अब ये फार्मर ने तो बेच दिया अपना सामान इन्हें, जो ये पर्सन बैठे थे ना, ये जो सेठ जी जैसे दिख रहे हैं, इनको बेच दिया इन्होंने सामान, ठीक है. इनको बेच दिया, अपने पैसे लेकर वो चले गए, इनका रोल यहाँ पर खत्म. अब क्या होगा, जब ये मंडी ओपन होती है, ठीक है, किसके लिए, ग्राहकों के लिए. अब हम डायरेक्टली मंडी में नहीं जाएंगे. जयपुर में आपने सुना होगा मुहाना मंडी है, वहां पर क्या होता है, पूरी तरीके से ऐसे सेलर्स आते हैं, फार्मर्स अपने ट्रक्स लेके आते हैं, ट्रैक्टर्स लेके आते हैं, अपना सामान भर भर के लाते हैं. उनका समय होता है, ये सारे काम जो है वो अर्ली मॉर्निंग किए जाते हैं, ठीक है. 3-4 बजे तो ये सारा सामान जो है मंडियों में पहुंच जाता है, ठीक है. तो ये सब अब क्या करेंगे, इसी सामान को जो उन्होंने फार्मर्स से खरीदा, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर रेट पे खरीदा होगा, अब ये भी अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे कि हमें भी तो 5-10 रुपए कमाने हैं या जितना भी वो कमाना चाहते हैं. तो वो अपने हिसाब से किसे बेचेंगे सामान, ये जो शॉपकीपर्स है ये इन्हें बेचेंगे, ठीक है. तो ये शॉपकीपर्स जो है, जिनकी सब्जियों की या फलों की दुकान होती है, ये जाते हैं इन मंडी पे. अगर ना भी जाना चाहे तो आजकल बहुत अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं कि फ़ोन पर भी ये सारे काम हो जाते हैं. दे जस्ट गिव अ कॉल कि मेरी दुकान पे आपको इतना सामान पहुंचाना है, एंड दे टेक द डिलीवरी चार्जेस. आप डिलीवरी नहीं देना चाहते तो आप खुद अपना टेम्पो या आपको जो लेके जाना है अपना एक व्हीकल लेकर जाइए और वहां से सामान लेकर आ सकते हैं, ठीक है. तो ये शॉपकीपर्स इनके पास जाते हैं, ये भी अर्ली मॉर्निंग ही जाते हैं. सब्जी मंडियों में के जितने भी काम होते हैं ये सब अर्ली मॉर्निंग किए जाते हैं. तो इनका भी समय होता है कि ये सुबह उठकर 3:30 बजे 4 बजे मंडी पहुंच जाते हैं, वहाँ पे अपना ऑर्डर नोट डाउन करवाते हैं कि मुझे तो इतना सामान चाहिए, इस रेट पे चाहिए. वहाँ से वो अपना सामान पिक करके अपनी शॉप पर लेके आते हैं. देखिए यहाँ पर शॉप पे लाके उन्होंने सारा सामान लगा दिया है डिस्प्ले में, ठीक है. अब इन्होंने जिस रेट पे खरीदा तो ये भी तो अपना प्रॉफिट इसमें जोड़ेंगे कि हमें भी तो कुछ कमाना है. फिर ये अपना प्रॉफिट जोड़कर किसे सेल करेंगे, ये कस्टमर है, मैं नहीं पहचानती कौन है, दिस इज अ रैंडम पिक्चर. सो दिस कस्टमर ये इस शॉप पे गया और इन्हें जो सामान चाहिए था, जो फल सब्जियां चाहिए थी, इन्होंने खरीद ली, ठीक है. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मंडी की एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है, यही होती है. अब यहाँ पर कुछ और चीजें ऐड है, जैसे कि ये मंडी में सामान कैसे स्टोर होगा. कुछ चीजें होती है जो पेरिशेबल में काउंट होती है, जैसे कि मान लीजिए टमाटर है, तो टमाटर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उन्हें आपको निकालना पड़ता है जल्द से जल्द.
कुछ चीज़ें होती है जो थोड़ा लंबे समय तक चल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये सब्जी है, सूरन रखी थी, शायद यही होगी। ओके, तो ये जो सूरन जिसे हम कहते हैं ये एक रूट वेजिटेबल है और ये काफ़ी समय तक चलती है, 1-2 महीने तक ये खराब नहीं होती। तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हो अगर ये ना बिकी हो तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, स्टोर हाउसेस चाहिए। ठीक है, उसे हम कहते हैं वेयर हाउस। तो वहाँ पे आप अपना एक्सेस सामान को रखते हो। तो उस सामान के लिए क्या चाहिए, मंडी में कुछ जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। इसी तरीके से कोल्ड स्टोरेज होते हैं। कोल्ड स्टोरेज में उन चीज़ों को रखा जाता है जिनकी जल्दी सड़ने की संभावना आती है, जो जल्दी पक जाता है, खराब हो जाता है। तो क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है कि आप उसके जो पकने का फेज होता है उसे आप थोड़ा कंट्रोल कर सको, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। तो अब ये पूरा सिस्टम कौन डेवलप करेगा, तो अक्सर सरकार इसमें मदद करती है, उसमें फंडिंग देती है, काफ़ी सारी सब्सिडीज भी देती है और इसी तरीके से अपने कुछ सरकारी कोल्ड स्टोरेज हाउसेस भी क्रिएट करती है और सरकारी वेयर हाउसेस भी क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। यहाँ से आपको एक और बात समझनी है कि जो ये मंडी का रेगुलेशन और मैनेजमेंट है ये अच्छे से हो तो इसके लिए कौन है, कोई अथॉरिटी तो होगा ना जो इस मैनेजमेंट को देखता है। सो दैट अथॉरिटी इज डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। व्हाट इज द अथॉरिटी नोन एज डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ऑलराइट, और ये इसको आप एक डिपार्टमेंट कह सकते हो। ये डिपार्टमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ था, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1974 एंड सिंस इट इज वर्किंग फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द मंडीज। ठीक है, तो यहीं से मंडी का जो पूरा सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ है, इन्हीं के अंडर वो पूरा मैनेज होता है। ऑलराइट, इसके आगे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या हमारे पास स्कीम्स है। So the first one is महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। मैंने कहा है किसी भी स्कीम को समझने के लिए आप उसके टाइटल को समझे, टाइटल में से हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो हमें ये पता है कि ये एक महान आत्मा है, इसलिए हमने महात्मा का दर्जा दिया है, महात्मा ज्योतिबा फुले। तो इनको ऑनर करने के लिए इनके नाम पे ये स्कीम रखी गई है। अब क्या है, एक एक वर्ड को आप डिकोड करिए। मंडी शब्द ही मंडी यूज किया है, सो समवेयर इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। आगे क्या है, श्रमिक। श्रमिक कौन होते हैं, लेबरर्स। श्रमिक हम उन्हीं को कहते हैं कि जो वर्क कर रहे हैं वहां पर, जो लेबर वर्क कर रहे हैं। कल्याण यानी कि उनका कुछ बेनिफिट हो। तो ये स्कीम क्या है कि मंडी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लेबर वहां पे काम कर रहा है, उनका बेनिफिट हो। क्लियर। अब हमेशा देखिए, आप स्कीम बनाते हो ना, तो आपको किस फॉर्मेट में अपनी नोट्स में बनाना है। तो पहले आप यहाँ एक सर्कल बनाइए, यहाँ पे आप टाइटल लिख लीजिए कि ये मेरी स्कीम है। ठीक है, फिर उसके कुछ एस्पेक्ट्स आपको लिखने हैं, जैसे कि फर्स्ट एस्पेक्ट कि कब ये लॉन्च हुई है। ठीक है, सेकंड उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर आप लिखिए किसको ये बेनिफिट कर रहा है, तो हम लिखेंगे बेनिफिशियरीज। ऑलराइट, बेनिफिशियरीज इसके कौन कौन है। फिर इसके अलावा क्या होता है, हर स्कीम का जो कंटेंट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके पॉइंटर्स है ना वो आप इस तरीके से लिख सकते हो। इस वे में जब आप अपना पूरा चार्ट बनाओगे तो ये आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्लस इस फॉर्म में आपको चीज़ें याद हो जाती है। तो हमेशा आप कभी भी स्कीम्स को रिवाइज कर रहे हो ना, सो प्रिफर कि आप इस फॉर्मेट में उसे रिवाइज करें, इस फॉर्मेट में आप अपनी नोट्स बनाएं। ऑलराइट, जो कंटेंट मैंने भी आपको दिया है पीडीएफ फॉर्मेट में, वो भी पैराग्राफ फॉर्मेट में ही मिलेगा, क्योंकि नोट्स जो है वो तो पैराग्राफ फॉर्म में ही जाती है, बट आपको उनमें से भी उसको अरेंज करना है ऐसे तरीके से कि आप समझ सको। अगर आप पैराग्राफ में कंफर्टेबल हो तो ये आपके लिए अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आपको इस तरीके से डायग्राम्स बनाने चाहिए। तो मैं भी इसी तरीके से आपके लिए ब्लैंक स्लाइड लेके आती हूँ कि मेरे पास टाइटल है और मेरे पास उसके पॉइंट्स है, और आप जब अपना रिवीजन करोगे ना तो आपको डिटेल नहीं देखना,
आपको सिर्फ ये पॉइंट पढ़ना है, फिर आपको ये चेक करना है कि मुझे इसके अंदर का कंटेंट कितना याद है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये स्कीम मेरी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो अब इस स्कीम के अंदर क्या दिया जा रहा है, तो इसकी कुछ कैटेगरीज है। लेट अस डिस्कस दोस कैटेगरीज। तो कहा गया है कि प्रेगनेंसी में असिस्टेंस दिया जाएगा। तो किस तरह का असिस्टेंस दिया जाएगा, एक अमाउंट दिया जाएगा, एक अमाउंट दिया जाएगा इक्विवेलेंट टू, वो अमाउंट किससे इक्विवेलेंट डे होगा, 45 डेज। ठीक है, ये वर्ड्स जो है वो आपको याद रखने हैं पर्टिकुलरली, 45 डेज ऑफ नॉन स्किल्ड लेबर रेट। ठीक है, नॉन स्किल्ड लेबर रेट जो चल रहा है, तो 45 डेज तक दिया जाएगा, बट किसको दिया जाएगा, लाइसेंस होल्डर लेबरर। ठीक है, किसको दिया जा रहा है, लाइसेंस होल्डर लेबरर। अब देखिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर कॉमन सेंस का यूज करना है कि ये कि प्रेगनेंसी असिस्टेंस दी जा रही है, तो ये किसको दी जाएगी, कौन से जेंडर को दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि ऑब्वियसली अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड बात है तो द स्कीम इज ओनली फॉर फीमेल्स, राइट। जब प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो ये स्कीम किसके लिए अवेलेबल है, एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल्स। तो यहाँ पर मैं क्लैरिफाई नहीं करूंगी कि किसको मिल रहा है, इतनी सी बात आपको भी समझनी होगी। ठीक है, तो क्या दिया जा रहा है, उन्हें अमाउंट दिया जा रहा है इक्विवेलेंट टू 45 डेज, यानी कि मान लीजिए प्रेगनेंसी की वजह से अगर उन्होंने ब्रेक लिया तो 45 दिन का जितना भी उनका अमाउंट होगा काम का, कैसे काम की बात हो रही है, स्किल्ड लेबर की बात हो रही, सॉरी नॉन स्किल्ड लेबर की बात हो रही है। कैसा लेबर है अगर वो नॉन स्किल्ड, ठीक है, बट ये पर्सन कैसा है, इनके पास लाइसेंस है। ठीक है, शी इज अ लाइसेंस होल्डर पर्सन, तब उनको इतना रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। फादर इज ऑल्सो बीन गिवन, जब डिलीवरी हो जाएगी तो उसके जो फादर है, ठीक है, उन्हें क्या दिया जाएगा, 15 डेज का वर्क, जितना भी 15 डेज का उनका अमाउंट था, तो 15 डेज का नॉन स्किल्ड लेबर का जो रेट चल रहा था वो दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद। क्लियर है, यहाँ तो कितना दिया जा रहा है, 45 दिन का, और फादर को कितना दिया जा रहा है, 15 दिन का, क्योंकि डिलीवरी के बाद में फादर का भी अपने बच्चे के साथ होना, उस मदर की देखरेख करने के लिए वहां पे प्रेजेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उन्हें 15 दिनों का दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इफ वी सी दिस इज मैरिज असिस्टेंस। सो व्हाट इज मैरिज असिस्टेंस, नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे प्रेगनेंसी था तो आपने समझ लिया कि इट इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, यहाँ पे वर्ड क्या है, मैरिज। तो शादी के लिए भी आपको असिस्टेंस दिया जा रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की यहाँ बात हो रही है। तो जितनी भी लेडी लेबरर्स है, अगेन शी शुड बी लाइसेंस्ड। ठीक है, लाइसेंस्ड लेबरर्स की ही यहाँ पर बात हो रही है, तो उन्हें कितना सम दिया जा रहा है, 50,000 दिया जा रहा है। दे हैव बीन गिवन 15,000 फॉर हर ओन मैरिज, खुद की शादी के लिए 50,000 रुपए का सम दिया जा रहा है। और मान लीजिए काफी समय से कोई काम कर रहा है, उन्होंने अब अपनी बच्चियों की शादी कराई है, वर्ड मैंने यूज किया है बच्चियों की, इफ शी इज गेटिंग हर डॉटर्स मैरिड, तो उन्हें भी 50,000 दिया जाएगा। ठीक है, बट केवल 2, यानी कि केवल 2 डॉटर्स के लिए दिया जाएगा। तो आप क्लेम कर सकते हो केवल कितनी बार, 2 बार, अगर आपकी डॉटर की शादी हो रही है तो। ठीक है, तो ये था 2 एस्पेक्ट इसके। पहला हमने डिस्कस किया प्रेगनेंसी असिस्टेंस, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है मैरिज असिस्टेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट है स्कॉलरशिप और मेरिट फॉर गुड स्टूडेंट्स। ऑलराइट, कि जिनका मेरिट में नंबर आया है, या ऐसे छात्र जिनके 60% से ज्यादा आए हैं। तो अगेन स्कीम किसके लिए है, लाइसेंस्ड लेबरर। और क्या कहा गया है कि अगर उनके बच्चों के 60% से ज्यादा मार्क्स आए हैं तो वो स्कॉलरशिप के लिए एंटाइटल्ड है, उन्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। मिनिमम कितने होने चाहिए, 60%, उससे ज्यादा अगर आए हैं देन दे कैन अवेल फॉर द स्कॉलरशिप। इसी तरीके से मेडिकल असिस्टेंस के लिए उन्हें दिए जा रहे हैं 20,000।
सीरियस डिजीज भी हो सकती है इसमें। वो मान लीजिए कहीं पे एडमिट हुए हैं, ट्रीटमेंट चल रही है, बट हॉस्पिटल कैसे होने चाहिए, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हॉस्पिटल्स में अगर उनकी ट्रीटमेंट है तो अप टू 20,000 तक उनको क्या दिया जा रहा है, मेडिकल असिस्टेंस दिया जा रहा है। इसी के साथ में जैसे मैंने आपको पेरेंटल लीव की बात बताई थी, ठीक है, तो जो नॉन स्किल लेबर रेट है उसके हिसाब से इवन मेल लेबरर को 2 प्रेगनेंसी तक 15 दिन की छुट्टी दी जा रही है। यानी कि आप 15 डेज ऑफ लीजिए, आप बच्चे के साथ रहिए, बच्चे की माँ के साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए 15 दिनों तक। तो जो 15 दिनों का आपका जो भी अमाउंट होता है नॉन स्किल्ड लेबर रेट के हिसाब से वो आपको रिम्यूनरेट किया जाएगा, ठीक है। बट ऐसा कितनी बार हो सकता है, अप टू 2 टाइम्स, उससे ज़्यादा ये नहीं दिया जाएगा। एम आई क्लियर? सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्कीम। दिस इज कृषक उपहार योजना। अगेन लेट अस डिकोड द टाइटल। कृषक कौन हुआ, कृषक या कृषक भी आप बोल सकते हो, बेसिकली द फार्मर। उपहार क्या होता है, उपहार इज अ गिफ्ट। सो वी आर ऑफरिंग गिफ्ट्स टू द फार्मर। अब ये काफी रिसेंट स्कीम है, कब लॉन्च हुई थी, सो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 2022, ठीक है। इस स्कीम के अंदर पिछले सर्वे के अकॉर्डिंग यानी कि 2023-24 में टोटल 1476 लॉटरीज निकली है। अब मैं ये समझाती हूँ कि लॉटरी सिस्टम क्या होता है। अब ये लॉटरी में जो अमाउंट उन्होंने जीता है वो कुछ लगभग है 2.38 करोड़ की उन्होंने चीजें जीती है। पैसे नहीं मिले हैं, कुछ ऐसी चीजें मिली है जिनका टोटल अमाउंट हो रहा है इतना, ठीक है, 2 करोड़ 38 लाख इतना अमाउंट हो रहा है। तो क्या होता है देखिए, जब भी फार्मर्स ई नाम पोर्टल से सेल करते हैं, किस पोर्टल से, जो ई नाम है, ये भी आप इकोनॉमी की क्लास में पढ़ चुके हो, प्रभात सर ने बहुत अच्छे से इसे कवर किया है। सो ई नाम पोर्टल में जब भी आप सामान अपना सेल कर रहे हो तो अगर वो 10,000 या उसके मल्टीपल में है, ठीक है, 10,000 या उसके मल्टीपल में, तो यहाँ मल्टीपल की क्या बात हो रही है, जैसे 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, 30,000 हुआ, अगर आपने इतने का सामान सेल किया है ई नाम पोर्टल के थ्रू तो आपको दिया जाता है एक डिजिटल कूपन, ठीक है। क्या दिया जाता है, एक डिजिटल कूपन। और इस कूपन के थ्रू आप जब ये कूपन्स कलेक्ट करते हो और इस कूपन का लॉटरी सिस्टम से प्राइस निकलता है, देन यू विन द प्राइस। तो देखिए अब तक कितनी दी है, इतनी लॉटरीज निकल चुकी है और इतने अमाउंट उनको मिल चुका है। तो उसमें लॉटरी सिस्टम में कुछ भी हो सकता है, कई बार कैश प्राइजेस भी होता है, कई बार कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, यूजुअली वो फार्मिंग से रिलेटेड ही होते हैं ताकि वो उसे यूज भी कर सके। ऑलराइट, देखिए स्कीम क्या है, इट्स अ गिफ्ट। तो गिफ्ट में ना आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि मुझे ये वाला दे देना, जो मिलता है वो मिलता है गिफ्ट में, ठीक है। कुछ नहीं से तो कुछ मिलना बेटर है। सो इट इज अगेन अनदर स्कीम। किसके लिए है, तो देखिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम देखें तो क्या प्रमोट कर रहा है कि फार्मर्स ई नाम पोर्टल को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो चलिए आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम कौन सी है। तो ये स्कीम से ज्यादा है, दिस इज अ पॉलिसी। व्हाट इज दिस, राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट्स प्रमोशन पॉलिसी। सो बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो अभी पॉलिसी कब की गई थी लॉन्च, हम उसे देखते हैं। सो इट वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2019, तब ये पॉलिसी जो है उसे लॉन्च किया गया था। पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी बेसिकली एक माध्यम होता है, एक गाइडलाइन होती है जिसके अंडर आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है उन्हें लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइन में क्या बताया, सबसे पहली चीज जो बताई है वो कहा है कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच यूज करेंगे हम। क्या करेंगे, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। अब यहीं से हमारी बात आ जाती है कि क्लस्टर्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले भी ये टॉपिक आया था तब कहा था कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हियर इज द पॉइंट वेर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिक कंसेंट्रेशन, ठीक है, मान लीजिए कि
ये एक सड़क है, इस सड़क में यहाँ पर एक किसी का खेत है, यहाँ पे किसी का खेत है, यहाँ एक खेत है, यहाँ पे एक है, यहाँ एक है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे खेत है। ऑलराइट, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा आप मैनेज करिए, समझने की हमें कोशिश करनी है। ऑलराइट, अब इतने सारे हमारे पास क्या है, खेत है। ये बड़े एरिया में है, कोई एक छोटी सड़क नहीं है, बहुत बड़ी सड़क है, ठीक है, बहुत बड़े एरिया की बात हो रही है। अब हमें जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में यूज करना है वो ये है कि इन सभी की शायद कोई एक कॉमन प्रॉब्लम है। क्या कॉमन प्रॉब्लम है? कि ये बोल रहा है मुझे मेरा सामान जो है ये मंडी में लेके जाना है, ठीक है, ये बोल रहा है मुझे भी लेके जाना है, सभी बोल रहे हैं ना कि भाई मंडी में तो लेके जाना ही है सामान। अब इसके पास तो है एक ट्रक, है ना, इसके पास एक टेम्पो है, तो जितना सामान आएगा इस टेम्पो में ये उतना डालेगा, बाकी सब घर पे रह जाएगा। इसके पास ट्रक है तो इसके पास जितना सामान आएगा ये ले जाएगा, पर इसके ट्रक में अभी जगह है, काफी जगह बची हुई है, तो ये क्या करेगा? तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में क्या होता है कि आप सभी को इकट्ठा करते हो, तो इसके ट्रक में हम क्या करेंगे, सभी का जो सामान है उसे डाल देंगे, उसे लोड करवाएंगे। अब क्योंकि आप किसी और की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो तो आपको उसका क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। तो जितना भी रेंट मान लीजिए डीजल का या पेट्रोल का इस ट्रक वाले को देना होगा, ये अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी और इनका काम हो गया, ठीक है, कम में काम हो गया। अदरवाइज मान लीजिए इन्हें भी अपना सामान मंडी तक लेके जाना होता तो या तो वो ट्रक खरीदते, ट्रैक्टर खरीदते, तो उतने पैसे तो हर किसी के पास होते नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, अपना सामान इधर दे दिया इस बड़े फार्म को और बोला कि आप आगे देख लो जो भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक क्लस्टर फॉर्म हुआ। क्लस्टर इज बेसिकली जो चीजें अलग अलग थी हमने क्या किया, उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। ऑलराइट, सो दैट इज बेसिकली ए क्लस्टर। तो क्या करते हैं, जितने भी लोग इस एग्री बिजनेस में इन्वॉल्व है, एग्रो इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है या ऐसे इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व है, वो क्या करेंगे, वो सेम एग्रीकल्चर सब सेक्टर बनाएंगे, एक वैल्यू चेन क्रिएट करेंगे और साथ में मिलके काम करेंगे। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आई ना वो सबके लिए आएगी, किसी एक के लिए नहीं आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप चैलेंजेस से भी लड़ सकते हो, आपको अकेले को कोई चैलेंज नहीं झेलना है, आप सब साथ में खड़े रहोगे और आपको जो प्रॉफिट्स होंगे वो भी किसको होंगे, सबको साथ में होंगे। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। इसी के साथ में क्या कहा है कि फार्मर्स एंड फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। क्या कहा नेक्स्ट पॉइंट स्कीम में, इंक्रीज पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब पार्टिसिपेशन किस में बढ़ाना है, पार्टिसिपेशन बढ़ाना है कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही है जिसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, सेमिनार कंडक्ट किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, कि नए सीड्स की वैरायटीज आ रही है उन्हें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेशन बढ़े, नई टेक्नोलॉजी को फार्मर्स भी अपनाएं। तो ये कैसे होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन मिलके बोलता है कि हाँ ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसे करिए। सो दे आर सेइंग कि फार्मर्स को पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, इसी के साथ साथ जितनी उनकी ऑर्गेनाइजेशंस है उन्हें भी पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। पॉलिसी का अगला टारगेट क्या है, इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर्स। इनकम कैसे इंक्रीज होगी, पहली चीज कि आपका नुकसान कम हो गया तो आपकी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। तो नुकसान किस फॉर्म में होता है, उसके लिए भी हमारी कुछ योजनाएं हैं, क्रॉप इंश्योरेंसेस होते हैं, तो हम उसका यूज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें क्रॉप लॉस हो रहा है किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो हम अपना इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसी की अलग अलग तरीके होते हैं, मान लीजिए पेस्ट अटैक हुआ तो आप सब्सिडी पे पेस्टिसाइड्स भी खरीद सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिले जा रहे हैं। प्लस अगर आप अपनी ट्रेनिंग ले लेते हो, आप अपनी स्किल्स इंप्रूव कर लेते हो, आप नई टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर रहे हो अगर सीखने के बाद में, तो उससे भी आपकी इनकम तो बढ़ेगी क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी के साथ इनकम जनरेट होगी। सो दैट टारगेट इज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। ऑलराइट, other than that what is the target, employment generation। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, मैंने आपको कहा था कि जैसे आप हॉर्टिकल्चर
अप्लाई करते हो, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में आप अपना एरिया जो है अगर उसको बढ़ाते हो कि इतना एरिया हम हॉर्टिकल्चर को डेडिकेट कर रहे हैं, तो उसको डेवलप करने के लिए भी तो आपको मैन पावर चाहिएगा, और मैन पावर यानी कि आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो किसी और को। एम्प्लॉयमेंट की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप खर्चा करो, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करो। जितना आप खर्चा करते हो, आपका खर्च किया हुआ पैसा किसी और की इनकम है। आप समझ रहे हैं? दिस इज अ कंप्लीट चेन। एक चेन है ये, इस तरीके से चलती रहती है। आप कपड़े खरीद के आए तो वो किसी और की इनकम है। और मैं हमेशा इस चीज को कहती हूँ कि कपड़ों को मॉल में खरीदने के बजाय आप अपनी लोकल शॉप्स पे जाकर कपड़े खरीदिए, अपना जो भी आपको सामान खरीदना है वो खरीदिए। क्यों? क्योंकि मॉल का पैसा कहाँ जा रहा है? मॉल में आप जब किसी चीज को खरीदते हो तो वो उस पर्सन के पास जा रहा है जो पहले से अमीर है, ठीक है। जूडियो से आप कपड़े खरीद रहे हो, किसके पास जा रहा है? आप नायका के स्टोर से कॉस्मेटिक खरीद रहे हो, किसके पास जा रहा है? जो ऑलरेडी अपना आईपीओ लॉन्च करके बैठे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी है पैसे। आप उन लोगों से चीजें खरीदिए जिनके पास पैसों की कमी है। तो आप जब लोकल शॉप्स से खरीदते हो तो हमारे जो लोकल शॉप्स में मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो घूम फिर के वो पैसे कहीं ना कहीं आप ही के पास आएंगे, ठीक है। आप जहां से अर्न कर रहे हो वो पैसे आपके पास आएंगे। तो जितना खर्च करोगे उतनी इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा चलेगी। बट खर्च करना है अच्छी चीज़ों पर, प्रोडक्टिव चीज़ों पर, जिसकी ज़रूरत है ऐसी चीज़ों पर। एंड कहाँ करना है? हमेशा लोकल चीज़ों को प्रमोट करिए, लोकल शॉप्स को आप प्रमोट करिए। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट दिस स्कीम वाज अबाउट। द नेक्स्ट टॉपिक इज वी हैव कंप्लीटेड our this horticulture topic and everything has been covered in that. Now we are coming to the third aspect, that is water resources. वाटर रिसोर्सेज में हम ग्राउंड लेवल वाटर को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमें ये डिस्कस करना है कि कितने प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए गए थे 2023-24 में, ठीक है। तो 23-24 की अगर हम बात करें तो 8 मेजर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे, ठीक है। 8 मेजर प्रोजेक्ट्स जिनको हम पहले भी स्टडी कर चुके थे पिछले साल, सेम वही है। 5 आई कैन से मीडियम प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, एंड टोटल 41 माइनर इरिगेशन स्कीम्स लॉन्च की गई थी जो अभी प्रोग्रेस में है। 41 क्या थी? माइनर इरिगेशन स्कीम्स। अब देखिए, 41 स्कीम्स लर्न करना तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, तो यहाँ से सवाल नहीं आएंगे कि कौन 41 माइनर स्कीम्स को लर्न करेगा, तो यहाँ से सवाल आएंगे ही नहीं। हमें क्या लर्न करना है कि ये 8 मेजर स्कीम्स कौन सी है प्रोजेक्ट, और ये जो 5 है, क्योंकि नंबर कम है 5 है, तो हम इन्हें डिटेल में नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये 5 है। तो इनके जो नाम है वो भी थोड़े से डिफरेंट है, मैं इनको लिख ही देती हूँ। द फर्स्ट वन इज एट गरडा, सेकेंड वन इज एट टाकली। ऑलराइट, थोड़े अजीब नाम है तो आप लिखते भी जाइए इन्हें। देन वी हैव गागरिन, other than that we have Lasi, and the last one is Hatia De। देखिए, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा उतना सही ना हो इन जगहों का, बिकॉज मुझे भी नहीं पता कि कैसे प्रोनाउंस करना है। सो इफ इट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन देन आई अपोलोजाइज हियर, बट दीज आर द 5 मीडियम प्रोजेक्ट्स। ऑलराइट, यहीं पे एलिमिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 4 नाम दिए होंगे और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, बट फिर भी चांसेस कम है, इस तरीके के क्वेश्चन भी नहीं आते। बट मैंने सोचा कि आपको एक बार बता देना चाहिए। ऑलराइट, तो ये आपकी नज़र में रहना चाहिए कि आपको आइडिया होना चाहिए ये सब है। अब हम देखते हैं मेजर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से थे। तो अगेन आई एम सेइंग कि जो पिछला इकोनॉमिक सर्वे था सेम कंटेंट है, ओके, नथिंग हैज बीन चेंज्ड इन ऑल दिस स्कीम्स, वही कंटेंट है। थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट हुआ है हम उसी को कंसीडर करेंगे कि ये डेवलपमेंट इस साल हुआ है। तो ये जो परवान मेजर प्रोजेक्ट है ये कहाँ है? झालावाड़ में है, और किस रिवर पे है? परवान रिवर पे है। तो नाम से ही पता चल रहा है परवान रिवर पे है,
और ये किस किस को बेनिफिट करेगा, तो ये झालावाड़, बारा और कोटा में बेनिफिट करेगा। लगभग 637 गाँव को इससे फायदा होगा। ठीक है, इससे हमें क्या क्या लेना था इस पर्टिकुलर टॉपिक से कि परवान मेजर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है, परवान रिवर पे है। किस किस डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट हो रहा है, झालावाड़, बारा एंड कोटा को बेनिफिट हो रहा है। टोटल 637 विलेजेस है जिन्हें इस प्रोजेक्ट से फायदा होगा, जिन्हें पानी मिलेगा इरिगेशन के लिए। ऑलराइट, ये देखिए, अगर किसी भी रिवर की बात हो रही हो, छोटी से छोटी रिवर क्यों ना हो, अगर उसका नाम आया है इकोनॉमिक सर्वे में तो पता होना चाहिए कि किसकी ट्रिब्यूटरी है। ऑलराइट, तो हम परवान रिवर की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये है ट्रिब्यूटरी किसकी, काली सिंध की। ठीक है, यहाँ से आ रही है काली सिंध और इस काली सिंध की ट्रिब्यूटरी है ये परवान रिवर। अब काली सिंध की तो ट्रिब्यूटरी, बट काली सिंध खुद किसी और की ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, काली सिंध इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस चंबल रिवर। ठीक है, तो अगर इनडायरेक्टली बोला जाता है कि परवान नदी चंबल की ट्रिब्यूटरी है तो भी ये बात सही होगी, बिकॉज पहले वो काली सिंध में मिल रही है और काली सिंध आगे जाके किस में मिल रही है, चंबल रिवर में। ऑलराइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज द धौलपुर लिफ्ट। अब जो धौलपुर लिफ्ट है उससे किसको फायदा हो रहा है, तो उससे धौलपुर को फायदा हो रहा है। ठीक है, इरिगेशन कितना होगा, तो 39,980 हेक्टर का इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगा धौलपुर में ही। ठीक है, आपको इसके जो टाइटल्स है वो याद रखने हैं। नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट है, उसका पर्पस क्या है, इन्होंने स्ट्रिक्टली ये बात कही है, इसको आपको याद करना है। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, जितना ये 2.46 लाख हेक्टर एरिया कवर कर रहा है, किन डिस्ट्रिक्ट्स में, जालोर और बाड़मेर में। ठीक है, जालोर और बाड़मेर की जो ये डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो रही है, यहाँ पर कंपलसरी है कि मैंडेटरी वर्ड यूज किया गया है किसके लिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, नवनेरा बैराज किसका पार्ट है, ईआरसीपी का पार्ट है। इसी तरीके से जो कालीतीर लिफ्ट प्रोजेक्ट है ये किसे बेनिफिट दे रही है, तो ये बसी, बसेरी और धौलपुर की इतनी जगहों को बेनिफिट इससे मिल रहा है। ठीक है, और ये कहाँ से कनेक्टेड है, तो ये पार्वती और रामसागर डैम से कनेक्टेड है। ऑलराइट, अपर हाई लेवल केनाल, तो ये किस पे है, ये माही पे बेस्ड है और माही के भी किस पे, सैडल डैम नंबर 1। माही के आपने देखे होंगे बहुत सारे डैम्स हैं, तो उसमें से जो 3 है वो तो नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से क्लासिफाई किए हुए हैं। तो जो माही का डैम नंबर 1 है वहां पर ये अपर हाई लेवल केनाल है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। एंड किस किस को इससे बेनिफिट हो रहा है, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ एंड बागीदोरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज को इससे डेवलपमेंट का फायदा होगा। पर्टिकुलरली ये ट्राइबल एरिया को बेनिफिट देने के लिए है। द नेक्स्ट वन इज पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल प्रोजेक्ट। अगेन दिस इज एन इरिगेशन फैसिलिटी, किस तरीके से, स्प्रिंकलर सिस्टम से दी जाएगी और ये किसके लिए बेनिफिशियल है, तो 16 गांव है पीपलखुंट तहसील के, उनके लिए है। ठीक है, और ये पानी कहाँ डाइवर्ट किया जा रहा है, तो ये माही डैम से जाखम डैम तक इसको डाइवर्ट किया जा रहा है। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक सभी के कंसेप्ट क्लियर हो गए। इनमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको ज्यादा कुछ इसमें लर्न नहीं करना था, कुछ फैक्ट्स है वो आपको मेमोराइज करने हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट, जिसे हमने शॉर्ट में क्या कहा है, RWSLIP। ठीक है, ये इसका नाम है। प्रोजेक्ट को कौन फंड कर रहा है, तो इसे जीका फंड कर रहा है। कौन कर रहा है, जीका, यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। काफी सारे इंडिया के प्रोजेक्ट्स को इसने फंड किया है, तो यहाँ पर भी ये फंडिंग कर रहा है। और जो फंडिंग जो है वो 2 ट्रेंचेस में की जा रही है, यानी कि 2 टुकड़ों में इसकी फंडिंग आने वाली है। ठीक है, पर्पस क्या है कि फार्मर्स का लाइवलीहुड बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा, बाय इम्प्रूविंग द वाटर यूज एफिशिएंसी, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जाएगी। पानी को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें उसके लिए भी कुछ सिस्टम्स जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं और फार्मर्स तक उन्हें पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, इसके आगे हम समझते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में। अब ये जो ग्राउंड वाटर है
इसे मेजर करने के लिए जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो कब किया जाता है, एवरी 3 इयर्स। एवरी 3 इयर्स ग्राउंड वाटर मेजरमेंट किया जाता है कि कितना प्रेजेंट है। तो हमारे पास एक डेटा है जो कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था कि कितने ब्लॉक्स में सेफ वाटर है, कितने में सेमी क्रिटिकल है, कितने क्रिटिकल है। वाटर बॉडीज की बात हो रही है, कितनी वाटर बॉडीज ओवर एक्सप्लॉइटेड है और कितने में सलाइन वाटर है। सो वी नो सलाइन वाटर तो हमारे लिए पीने के यूज में तो आएगा नहीं, और सलाइन वाटर से आप खेती भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात ये है वो आपको देखना है कि कंपैरिजन में ये पता चला है कि टोटल तो अभी भी वही आ रहा है, टोटल नंबर इज सेम जितनी वाटर बॉडीज है, ठीक है। बट जब इनका क्लासिफिकेशन आप देखोगे यहाँ पर नो चेंज, यहाँ पे माइनर चेंज, माइनर चेंज, यहाँ पे अच्छा चेंज हम इसे कह सकते हैं। अच्छा इसलिए कि पहले 2022 में 219 वाटर बॉडीज थी जो ओवर एक्सप्लॉइटेड थी, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेड यानी कि हमने हद से ज्यादा उसको यूज कर लिया है या फिर उसे पोल्यूट कर लिया है, ठीक है। नंबर कम हो चुका है 216, सिर्फ 3 डिजिट्स गए हैं, बट स्टिल इट इज अ प्रोग्रेस, वी विल कंसीडर दिस, ऑलराइट। सलीन वाटर बॉडीज आर सेम। तो यहाँ से संभावना कम है किसी क्वेश्चन के आने की। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन आ सकता है कि पिछले साल एक नेशनल रिपोर्ट आई थी जहाँ पे बताया गया था कि कितनी वाटर बॉडीज भारत में है, किस फॉर्म की वाटर बॉडी है जो सबसे ज़्यादा है। तो एक बार आपको उस रिपोर्ट को भी साथ में स्टडी करना है, इसी के साथ आप नोट्स बना लीजिएगा और साथ में इसे नोट डाउन करिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशु पालन। तो जो लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 है उसके अकॉर्डिंग टोटल लाइफ स्टॉक कितनी है हमारे राजस्थान में, टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है 568.01 lakh, ऑलराइट। दिस इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल्स। इसमें सारी कैटेगरीज आ चुकी हैं, तो इतने हमारे पास पशु है, ऑलराइट। इसी में से अगर मैं पोल्ट्री बर्ड्स की बात करूं कि कितने हैं जो पोल्ट्री बर्ड्स है, ऑलराइट। पोल्ट्री बर्ड्स में क्या क्या आएंगे हमारे पास, चिकन है, सो दैट वुड बी काउंटेड इन पोल्ट्री बर्ड्स। तो उनकी संख्या कितनी है, 146.23 लाख, ये इनकी संख्या है। क्या संख्या हमें याद रखनी है, तो हाँ कंपैरिजन में आप इसको यूज कर सकते हो, ये संख्या आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब स्टेट का जब हम बोले कि देश का कितना लाइफ स्टॉक है जो राजस्थान में प्रेजेंट है, सो वी हैव अबाउट 10.60% ऑफ द कंट्री। हमारा जो लाइफ स्टॉक है वो देश के लाइफ स्टॉक का कितना भाग है, 10.60% राजस्थान कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओके। अब इसी तरीके से क्लासिफिकेशन देखते हैं कि स्टेट का शेयर कंट्री में कितना है। अब हम देख रहे हैं एनिमल के पर्सपेक्टिव में, पर्टिकुलर एनिमल के लिए कितना कितना है, ऑलराइट। सो द डेटा हैज बीन गिवन, और जो नोट करना है वो ये है कि सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, कैमल का। राजस्थान कितना दे रहा है इंडिया में, 84.43% ऑफ टोटल कैमल्स इन इंडिया किसको बिलोंग करते हैं, राजस्थान को। सो हु इज द लीडिंग वन इन कैमल्स, वी हैव टू से राजस्थान। मैंने आपको बताया आपको हमेशा दो चीजों का ध्यान रखना है, फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है। सो व्हाट इज द लास्ट वन ओवर हियर, कैटल। कैटल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 7.24% इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटल। अब अगर हमें इसे अरेंज करना है टॉप 3 कंट्रीब्यूशन में, सो वी वुड से द फर्स्ट वन इज कैमल। सी मिल्क एंड वुल को आपको अलग से लेना है बिकॉज दे आर प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट द animal, they are the products from the animal that we are getting. So the first one is camel's contribution, the second we have goats and the third we have buffaloes. अगर आपको सीक्वेंस पूछी गई तो सीक्वेंस में क्या आएगा, कैमल, गोट एंड बफेलो। किसका सीक्वेंस है, स्टेट्स शेयर इन द कंट्री, ठीक है, इसकी यहाँ पर बात हो रही है। इसी के साथ देखा जाए तो वुल का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, 42.45% राजस्थान कंट्रीब्यूट कर रहा है वुल प्रोडक्शन में, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, देखिए अलग अलग प्रोडक्ट्स का हम देखते हैं कि एनिमल प्रोडक्ट्स जो है उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर हम दोनों सालों को कंपेयर कर रहे हैं, बट कंपैरिजन देखिए कब का है, 2022-23 का है और 18-19 का है,
ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन है। सेम चीज इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है। इकोनॉमिक सर्वे में 23-24 का डेटा नहीं था, 22-23 का ही डेटा था। तो हम देख रहे हैं कि मिल्क प्रोडक्शन क्या हुआ है, बढ़ी है, एग प्रोडक्शन बढ़ा है, मीट प्रोडक्शन भी बढ़ा है, वुल प्रोडक्शन भी बढ़ा है। सो ओवरऑल व्हाट वी हैव सीन कि हर प्रोडक्ट में क्या है, इंक्रीमेंट है। बट जब हम नंबर देखें कि सबसे ज्यादा किस में है या सबसे कम किस में है, तो आप देखोगे वुल में उतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। बट वी कैन नॉट कंपेयर दिस प्रोडक्ट्स बिकॉज इनकी यूनिट अलग है। ये केजी में है, ये टन्स में है, दिस इज इन मिलियन, ऑलराइट, मिल्क इज इन लीटर्स। तो यहाँ पर कंपैरिजन है वो पॉसिबल नहीं है कि आप दो प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन करो, ऑलराइट। इसी के साथ हम देखते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स है वो लिए गए हैं। सबसे पहली जो हमारी स्कीम है वो है पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना। अगेन लेट अस डिकोड द स्कीम नेम पशुधन। इट इज रिलेटेड टू द एनिमल्स। निशुल्क मीन्स इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आरोग्य से क्या समझ रहे, इट इज रिलेटेड टू द हेल्थ। तो क्या बोला जा रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दी जाएगी एनिमल्स को। कहाँ पे, जितने भी राज्य की वेटिनरी इंस्टीट्यूशंस है या फिर ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं वहां पर, और इनमें अप्रोक्सीमेटली 20 से ज़्यादा सर्जिकल कंज्यूमेबल आइटम्स जो है वो 2023-24 में प्रोवाइड की गई है। इसी के साथ साथ 138 तरह की अलग अलग जो मेडिसिन होती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई है। तो ये एक आरोग्य योजना थी जो किससे रिलेटेड थी, एनिमल्स से रिलेटेड। द सेकेंड वन वी हैव इज फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज क्या है, तो ये इंसानों में भी देखी जाती है। यूजुअली रेनी सीजन से पहले ही, जब मानसून स्टार्ट होने वाला होता है उसके आसपास इसका इरप्शन स्टार्ट हो जाता है। सो ये जो फुट एंड माउथ डिजीज है, इसमें क्या होता है कि पैरों में, हाथों में और चेहरे में, मुंह के आसपास रैशेज डेवलप होते हैं। छोटे छोटे आपको स्पॉट्स दिखाई देंगे लाल रंग के। तो उन रैशेज में अक्सर खुजली आती है, कभी कभी जब सीवियर केस होते हैं तो उनमें पस भी फील हो जाता है। सो दिस इज द फुट एंड माउथ डिजीज। और इसके लिए क्या प्रोवाइड किया गया था, सो फ्री वैक्सीनेशन वॉज प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, इसे हम कहते हैं FMD वैक्सीन, दैट इज फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन। शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, FMD, ऑलराइट। तो इससे रिलेटेड वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करवाई गई थी। नेक्स्ट वी हैव इज पशु मित्र योजना। पशु मित्र मीन्स फ्रेंड्स ऑफ द एनिमल्स। तो पशु मित्र योजना में क्या किया था कि आपको डोर स्टेप, आपके दरवाजे पर आके कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी। जैसे कि क्या क्या करवा सकते हैं, टैगिंग, कि आपको अपने पर्टिकुलर पशु को आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरा ही है, तो आपको उस पर कोई टैग लगाने की ज़रूरत है। अदरवाइज कोई और आके क्लेम कर लेगा कि नहीं ये तो मेरा था। ठीक है, इसी तरीके से अक्सर हो जाता है कि दो लोगों में लड़ाई हो जाती है कि वो क्लेम करते हैं कि ये मेरा पशु ले गया, ये मेरी गाय चुरा के ले गया। इस तरीके से इसी बात पे पहले लड़ाइयाँ हुआ करती थी, वॉर्स हो जाती थी इन बातों पे। सो व्हाट वी आर डूइंग टैगिंग ऑफ द एनिमल्स। इसी के साथ साथ वैक्सीनेशन करवाना, इंश्योरेंस करवाना एनिमल्स का। तो ये सारे प्रोसीजर क्या कर रहे हैं, डोर स्टेप, आपके घरों में आके ये चीज़ें करवाई जा रही है। ठीक है, इवन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो भी घरों पे आके की जा रही है पशुओं की। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सी स्कीम है। सो वी हैव नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। ठीक है, इट इज अ मिशन, rather I wouldn't call it a scheme, this is actually a mission, national livestock mission. It is a entrepreneurship development plan. किसके लिए है ये, entrepreneurship develop करने की। ओके, entrepreneurship डेवलप करेंगे, बट किस में डेवलप करेंगे, सो इन द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट ला रहे हो, आप उसमें कुछ लॉन्च करना चाह रहे हो इन द फील्ड रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री, तो आपको उसमें क्लेम आप ले सकते हो इस मिशन के तहत। और अंडर दिस मिशन 201 एलिजिबल लोगों के जो प्रोग्राम्स है, उनकी जो स्कीम्स है, जो भी आइडियाज़ है, उन्हें एक्सेप्ट किया गया है। एंड दे हैव बीन पुश्ड फॉरवर्ड टूवर्ड्स द प्रॉपर बैंक्स फॉर द लोन एप्लीकेशन।
तो सरकार ये कर रही है कि अपने माध्यम से एक चैनल उन्हें प्रोवाइड कर रही है कि हम आपको लोन अवेलेबल करवाएंगे आपकी स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए। आपके जो भी प्रोग्राम्स है, मान लीजिए अगर आपके स्टार्टअप से जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है तो वो भी इसके अंदर आप क्लेम कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द गोपालन डिपार्टमेंट। तो गोपालन किससे रिलेटेड है? गायों से रिलेटेड है। एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसका काम क्या है? गाय जितनी भी होती है उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज का ध्यान रखना। तो गोपालन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो पहली स्कीम है वो है गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना। अगेन जैसे कि मैंने कहा था, आपको क्या करना है, डिकोड करिए टाइटल को। गौशाला स्लैश पशु, दिस इज रिलेटेड टू द एनिमल। आश्रय मीन्स रहने की जगह, उनके लिए एक छत होनी चाहिए। जन सहभागिता, जन सहभागिता क्या होती है कि लोगों का भी उसमें क्या हो, कंट्रीब्यूशन हो। सो व्हाट इज दिस स्कीम ट्राइंग टू से? दे आर सेइंग कि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि गायों के लिए आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, उसके लिए हम मैक्सिमम कितना अमाउंट देंगे? वी आर गिविंग यू 10 लाख रुपीज मैक्सिमम, बट द कंडीशन इज दैट यू नीड टू हैव एटलीस्ट 100 काउस। अगर आपके पास एक ऐसी गौशाला है जहाँ पे आपके पास 100 गायें हैं, 100 कैटल्स आपके पास वहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर करने के लिए कि आप उन्हें अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करवा सको, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही उनका चारा, उसके लिए भी उनके पानी की व्यवस्था, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको मैक्सिमम कितना दिया जा रहा है? 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में है एक वध से बचाए गोवंश स्कीम। तो वध इज बेसिकली क्या होता है? वध हम समझते हैं वध से कि मार देना। ठीक है, तो जितनी भी ऐसी गाय होती है जो सड़कों पर घूम रही हैं, जिनका कोई, हम कह सकते हैं कि कोई मालिक नहीं है या फिर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो बोल रहा हो कि मैं इसका ध्यान रखूंगा, ये मेरी गाय है या मैं इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, जो ऐसे ही घूमती रहती है सड़कों पे, तो क्या होता है, अगर वो हाईवे पे पहुंच जाती है तो ट्रक्स के सामने आकर उनका एक्सीडेंट हो सकता है, कई बार कार्स के सामने आ जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी गाय जो है वो मर जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये स्कीम है कि अगर आपको भी ऐसी कोई गाय मिल जाती है तो आप इन्फॉर्म करिए एंड उनको आप डिटेंशन सेंटर्स में भेज सकते हो जब तक कोई उन्हें क्लेम ना कर ले। ठीक है, तो डिटेंशन सेंटर्स में क्या होता है, यू सेंड देम, आप इन्फॉर्म कर देते हो कि एक पर्टिकुलर एक जगह पे गाय घूम रही है, ये किसकी है कोई आइडिया नहीं है, तो वो आके उन्हें किसी गौशाला में ले जाते हैं, वहाँ उन्हें रखते हैं और वहाँ पे उनका ध्यान रखा जाता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज dairy development. This particular part will be covered in the next class that will happen on Wednesday. So on Wednesday हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? एक ये गोपालन डिपार्टमेंट, इसके बाद हम देखेंगे कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, डेयरी डेवलपमेंट, साथ ही में फिशरीज को भी हम कवर करेंगे और फॉरेस्ट्री को हम कवर करेंगे। इन सब से रिलेटेड स्कीम्स जो है उसे हम कवर करेंगे। तो ये हमारी अगली क्लास होगी वेंसडे की। इस क्लास के बाद में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड बजट, कि इस साल बजट में कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही में हम सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चंस है पास्ट ईयर्स में एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो उन्हें सॉल्व करने से आपको ये भी समझ में आएगा कि इस साल के इकोनॉमिक सर्वे से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद करनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे आज हमारी क्लास खत्म होती है। थैंक यू।